डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, अरे आइए डॉक्टर साहब, प्रभारी के नाते मैं आपको देखिए आप इशारों का विजय जी का खड़ा रहे हमारे बीच में भाजपा संगठन के जिलाध्यक्ष श्री भारती जी आपका भी स्वागत है। श्री राघव जी माननीय विधायक युवा की पत्नी जी आपका भी स्वागत है। यहाँ पर हमारे जनपद के भाजपा संगठन के वरिष्ठ सम्मानित पदाधिकारीगण है आप सबका। हमारे बीच में एसीओ सर है नोएडा के, आपको भी स्वागत है। ग्रेटर नोएडा के मैम आपको भी स्वागत है। जमुना घाटी के भी अधिकारी सभी का स्वागत है और विशेष करके माननीय हमारे जो प्रिय पत्रकार बंधु है सभी का प्रेस वार्ता में स्वागत है। सर आपका आगे आपके निर्देशन की जाएगी। जी सर, उसके बाद ठीक कनेक्शन डिस्कनेक्ट इसका प्लग लगवा दीजिए टीवी का, इसमें एक फिल्म चल रही थी पहले इसका ये सामने इसका कनेक्शन करना है, प्लग निकल गया। आप ही में से कोई लगा दीजिए, कोई पत्रकार। हाँ ये लगा मिल रहा है इसको चलाना ये चलिएगा। ये टीवी चलना है, एक बार पॉज कर दो। हाँ चलिए चलने दीजिए, चला उसी को चल हम इस जगह से ठीक है। These are the 4 elements propelling Uttar Pradesh towards a global takeoff, making it India's growth engine. थोड़ा साउंड कर दीजिए, वॉल्यूम बढ़ा दें। Following the growth principles laid down by India's visionary Prime Minister. देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विगत 10-11 फरवरी को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो निवेश महाकुंभ का आयोजन हुआ और उस निवेश महाकुंभ में क्या क्या उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ, उसके बाद कैसे उत्तर प्रदेश का परसेप्शन वैश्विक दृष्टि में बदला, उस संबंध में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया कि जो कुछ उसमें हुआ, जो कुछ प्रदेश ने उसमें पाया, उस सब की चर्चा हम प्रत्येक जनपद में प्रभारी मंत्री अपने अपने जनपद में जाकर के पत्रकार बंधुओं के साथ साझा करें। तो ऐसी आज की इस पत्रकार वार्ता में मेरे साथ उपस्थित इस लोकसभा के लोकप्रिय और यशस्वी सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी, हमारे इस जनपद के दोनों अध्यक्ष, महानगर के अध्यक्ष मनोज गुप्ता जी और हमारे भाई विजय भाटी जी, मेरे समस्त प्रशासनिक अधिकारीगण, हमारी वर्तमान में दोनों अथॉरिटीज का चार्ज संभाल रही सीईओ रितु जी, उनके दोनों एसीओ, मुख्य विकास अधिकारी, जेवर के विधायक के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित राघव जी और यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे पत्रकार मित्रों, आप सब ने ये महसूस किया होगा कि 10 से 15 तक का जो समय प्रदेश की राजधानी का था वो एक
ऐसा समय था कि 10, 11, 12 में हमने अपनी यूपी की जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट थी इसको आयोजित किया, और 13, 14, 15 में G20 का भी एक इवेंट डिजिटल इंडिया का, वो भी लखनऊ के अंदर, यानी कि 2 बड़े आयोजन देश G20 में भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो अध्यक्षता करने का मौका मिला है, देश की छवि विश्व परिदृश्य में किस प्रकार बदली है आप सब लोग जानते हैं। उत्तर प्रदेश अपनी आतिथ्य देवो भव की परंपरा का निर्वहन करता है, और उस अतिथि देवो भव की परंपरा का यदि सजीव उदाहरण कहीं देखने को, साक्षात दर्शन करने का कोई आयोजन था तो वो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट था। इस आयोजन के अंदर लगभग 25,000 से अधिक प्रतिनिधियों के द्वारा प्रतिभाग किया गया, और मात्र देश के लोगों के नहीं, उत्तर प्रदेश के आधिकारिक वर्ग ने 21 देशों के साथ सहभागिता हेतु हमने संपर्क किया था हमारी सरकार ने। उनमें से 10 देशों ने हमारे साथ सहभागिता की, और एक सहभागी पार्टनर के रूप में वो हमारे साथ आए, और 21 में से 10 देशों के प्रतिनिधि भी उस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हम लोगों के साथ उपस्थित हुए। 7 पार्टनर कंट्री सेशन हम लोगों ने उसमें आयोजित किए थे, और उन अलग अलग सेशन में अलग अलग हमारी कैबिनेट मिनिस्टर्स, हमारे दोनों डिप्टी सीएम, हमारे सीएम और उन देशों से आए हुए प्रतिनिधि मंडलों के साथ हम लोग अपने कैसे प्रदेश के व्यापारिक साझा उनके साथ और बढ़ा सकते हैं, इसमें अलग अलग टेक्निकल सेशंस हम लोगों ने उनके साथ आयोजित किए थे। और जो सबसे बड़ी बात है कि लगभग 41 देशों के 1000 रिप्रेजेंटेटिव्स थे जिन्होंने इसके अंदर भाग लिया। मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अब तक के देश का ये सबसे बड़ा एक ऐसा निवेश महाकुंभ था, और वहां के आयोजन को देखकर भी जो लोग आप में से गए होंगे, जिन लोगों ने मीडिया के माध्यम से देखा होगा, आप लोगों ने स्वयं इसको अनुभव भी किया होगा। इस आयोजन को इतना भव्य और दिव्य करने के लिए संसार के विभिन्न 16 देशों के 21 शहरों के अंदर हमने इंटरनेशनल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था। हमारे एक ब्यूरोक्रेट्स की टीम, हमारे अलग अलग कैबिनेट मिनिस्टर्स उनका नेतृत्व कर रहे थे। उसका एक बहुत अच्छा परिणाम इस रूप में सामने आया कि जब वहां के लोग, वहां के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जब वो यूपी में आए, जब वो उत्तर प्रदेश में आए, तो उन लोग को एक अलग उत्तर प्रदेश की छवि देखने का मौका मिला, और उत्तर प्रदेश किस प्रकार आगे बढ़ रहा है इसको भी एक साक्षात दर्शन करने का उन्हें मौका मिला। इन देशों में अमेरिका था, कनाडा था, यूनाइटेड किंगडम था, जर्मनी, बेल्जियम, स्वीडन, नीदरलैंड, फ्रांस, मैक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना, जापान, साउथ कोरिया, यूएई, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया देश शामिल थे। इसके अलावा देश के अंदर भी कई शहरों में हम लोगों ने रोड शो आयोजित किए थे। अलग अलग मंत्रिमंडल का समूह और ब्यूरोक्रेटिक टीम उनके साथ गई थी, और देश के 10 शहरों में जो हम लोगों ने रोड शो आयोजित किए थे। उसके अलावा इस बार के इस इन्वेस्टर समिट की एक बड़ी विशेषता ये थी कि पूरे प्रदेश के 75 जनपदों में भी हम लोगों ने इस इन्वेस्टर समिट का एक अलग से आयोजन किया था। उसमें हमारे उपायुक्त, जो हमारे उद्योग हैं, वहां के सम्मानित जिलाधिकारी, पूरी टीम वहां की लगी, और पहली बार जिले के अंदर पर भी हम लोगों ने एमओयू साइन किए थे, और उसका भी एक बहुत अच्छा परिणाम हम सबको देखने को मिला। आप सब जानते हैं कि हमारी इस इन्वेस्टर समिट की टैगलाइन थी न्यू इंडियाज ग्रोथ इंजन, न्यू इंडियाज न्यू ग्रोथ इंजन, यानी कि यूपी नए भारत का ग्रोथ इंजन बने। और उस ग्रोथ इंजन को जब हम माननीय मुख्यमंत्री जी ने सपना देखा बनाने का, तो एक ऐतिहासिक सफलता जो उसमें मिली इस पूरे सिस्टम में, इस इन्वेस्टर समिट के आयोजन के बाद, मात्र जब इसका कल्पना माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी मंत्रिमंडल के सामने, मंत्रिपरिषद के सामने, तो केवल 10 लाख करोड़ उसका एक लक्ष्य तय किया था कि 10 लाख करोड़ का हम लोग इसमें निवेश का कल्पना करते हैं। उनके सकारात्मक नेतृत्व का परिणाम था।
हमारी पूरी टीम के पॉजिटिव अप्रोच का ये कमाल था कि जिसका सपना हमने 10 लाख का देखा था, जब फाइनल एमओयू साइन हुए और जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया, उस उद्घाटन के क्षण तक टोटल 19,250 एमओयू के साथ 33,52,553 करोड़ रुपए के एमओयू हमने इस इन्वेस्टर समिट में साइन किए। अलग अलग उसकी कैटेगरीज थी, उसमें जो एमओयू साइन हुए उसमें अल्ट्रा मेगा, फिर मेगा। अगर उसमें हम पूरे एमओयूज के अगर हम कैटेगराइज करते हैं तो बहुत डिटेल में है, उस पर आपको प्रेस नोट में हमारे जो जिला प्रशासन है उपलब्ध करा देगा। तो उसमें जो टोटल निवेश हमें प्राप्त हुआ है उसमें 85% वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, 85% प्रत्यक्ष निवेश है, और जो 15% का इन्वेस्टमेंट बचा हुआ है उस पर पीपीपी मॉडल में सरकार काम करेगी। मैं जिस जनपद में आया हूं, यदि मैं उस जनपद की बात करूं तो हम सबको और ज्यादा खुश होने की जरूरत है, या मेरे जनप्रतिनिधि बैठे हैं, हमारा संगठन के लोग बैठे हैं, हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव टीम बैठी है, और मैं प्रभारी मंत्री के नाते और ज्यादा खुश होकर के सूचना दे सकता हूं कि जितना टोटल इन्वेस्टमेंट आया है उस टोटल इन्वेस्टमेंट का 26% वो गौतम बुद्ध नगर में लोगों ने जो एमओयू साइन हुए उसमें 26% गौतम बुद्ध नगर के हिस्से में आया है। अब तक हम लोग ऐसा मानते थे उत्तर प्रदेश में 17 से पहले का अगर मैं चर्चा करूं कि 17 से पहले प्रदेश जाना जाता था, यहाँ के उद्योग क्या थे, माफिया उद्योग, यहाँ के उद्योग थे अपहरण उद्योग। एक ऐसे परसेप्शन को बदल करके जब 2017 में कमान योगी आदित्यनाथ जी ने संभाली, उस परसेप्शन को बदला कैसे जाए। तो धीरे धीरे सबसे पहले अगर कोई चीज थी, भाई इन्वेस्टर हमारे पास क्यों आएगा, हम उसको एक उचित माहौल देंगे, उसमें सबसे बड़ा कोई रोल होगा तो वो लॉ एंड ऑर्डर का होगा। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने का काम किया और आज उसका परिणाम आप सबके सामने। दूसरा जो उसका पॉइंट है, हम उसको अपने आने वाले इन्वेस्टर को नेटवर्क कैसे देते हैं। नेटवर्क मतलब हम उसको एयर कनेक्टिविटी कैसे देते हैं, हम उसको वाटरवेज कैसे दे सकते हैं, हम उसको ट्रेन में कनेक्टिविटी कैसी है, हम उसको रोड्स की कनेक्टिविटी कैसे देंगे। आज इन चारों बिंदुओं पर मुझे कोई कहने की आवश्यकता नहीं है, आप सब भी इसी समाज में रहते हैं, सब लोग उत्तर प्रदेश की यात्रा करते हैं। हमने एक्सप्रेस वेज डेवलप करके दिए, हमने रोड कनेक्टिविटी को अच्छा किया, हमने ट्रेन कनेक्टिविटी को अच्छा किया, और एयर कनेक्टिविटी 17 से पहले केवल 25 फ्लाइट्स होती थी एक दिन के अंदर, आज पूरे प्रदेश से लगभग 80 से 90 के बीच में फ्लाइट्स फ्लाई करती हैं। ये सब देकर के परसेप्शन बदलने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। और यदि जैसा कि आप सब जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री का सपना है कि देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है। पहली स्टेट बनी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिसने अपनी स्टेट का एक टारगेट सेट किया कि हम उत्तर प्रदेश को भी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी पे लेके जाएंगे। अब वो तभी लेकर के जा सकते हैं कि जैसे इसकी टैगलाइन थी कि न्यू इंडिया न्यू ग्रोथ इंजन। अगर मैं एज ए प्रभारी मंत्री बात करूं नोएडा की, तो जैसे न्यू इंडिया का न्यू ग्रोथ इंजन उत्तर प्रदेश है, हम सबको एक टीम भावना के रूप में, जितनी टीम इधर है मेरी ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के साथ, काम करना होगा कि उत्तर प्रदेश का न्यू इंडिया का न्यू ग्रोथ इंजन बने तो सबसे पहले नोएडा बने। हमें इस चीज के साथ काम करना पड़ेगा। जब तक जहां हम बात करते हैं, और जो एक बहुत बड़ा, यदि 4-5 पॉइंटों में बात करूं कि इन्वेस्टर के आने का, हम लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर को सुधारा, हमने अपने नेटवर्क को सुधारा, हमने एक दूसरी बड़ी चीज इलेक्ट्रिक सप्लाई का एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसके बारे में लोगों की चर्चा करना बंद कर दिया था। हम लोगों ने आने वाले इन्वेस्टर्स को, जब हमने अपनी पहली इन्वेस्टर समिट की तो हमने उसमें कहा था, हमने किसानों को भी कहा था कि हम आपको 24 घंटे बिजली सप्लाई देंगे। हमने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के लिए 24 घंटे, फिर 20 घंटे, फिर 18 घंटे, अलग अलग कैटेगरी करी। हमने उस विद्युत व्यवस्था को सुधारा, वो एक बड़ा वो था। और आज इन सब चीजों का ही परिणाम था कि जब 17 में योगी जी ने सत्ता को संभाला तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम लोग 14वें नंबर पे थे। और मुझे गर्व है अपने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, उनकी मंत्रिमंडल का सदस्य होने के नाते ये कहने में कि आज उसी ईज ऑफ डूइंग में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है। और ये ऑथेंटिक है, मैं तथ्यों के आधार पर बात कर रहा हूं, हवा में बात नहीं कर रहा हूं। ये सब बहुत सी चीजें थी जिनके कारण आज उत्तर प्रदेश को हमने एक नया वो देने का काम किया। एक आपका प्रश्न हो सकता है बाद में कि साहब ये 33 लाख के अभी तो एमओयू साइन हुए,
इनको धरातल पर मैं आप लोगों को बता दूं कि जब हमने पहली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की थी उसमें मात्र 5 लाख करोड़ के हमारे एमओयू साइन हुए थे, उसमें से अधिकतर आज धरातल पे हैं, अधिकतर आज धरातल पर काम कर रहे हैं। और ये जो अब चूंकि मात्र उत्तर प्रदेश, एक जमाना ऐसा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश संपन्न है, पूर्वांचल उतना संपन्न नहीं है, बुंदेलखंड उतना संपन्न नहीं है, मध्यांचल उतना संपन्न नहीं है, लेकिन इस इन्वेस्टर समिट में पहली बार ऐसा हुआ है कि उत्तर प्रदेश के हर अंचल में एक बड़े निवेश की संभावनाएं बढ़ी हैं और अच्छे अच्छे एमओयू ऐसे साइन हुए हैं जिनसे बुंदेलखंड को भी लगभग जो पूरा निवेश आया है उसका 10.98 लगभग 11%, बुंदेलखंड को और पूर्वांचल को भी उसमें से 20.49%। तो ये अलग अलग अगर उसको हम कैटेगराइज करें तो एक बड़ा वो है। और यदि इसमें जितना विदेशी निवेश के जो एमओयू साइन हुए हैं उसमें जितने हमारे जो टोटल एमओयूज हैं 19,250 जो एमओयू हमने साइन किए हैं उसमें 170 एमओयू वो विदेशी कंपनियों ने हमारे साथ साइन किए। अब इन सब को हम लोग का जो अगला टास्क बनता है वो ये बनता है कि हम उसको धरातल पे कैसे उतारेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक विजन के साथ काम करते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक अलग से मॉनिटरिंग कमेटी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाई और डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर के वो हमारे चीफ सेक्रेटरी लेवल तक को रिपोर्ट करेगी कि जितने हम लोगों के साथ इन्वेस्टर, जितने एमओयू साइन हुए हैं उनको हम धरातल पे उतारने का काम जो करें उसमें उस इन्वेस्टर को किसी तरह का कोई कठिनाई ना आए, हमारे सिस्टम में उसको किसी तरह की परेशानी ना हो, हमारे लोगों के द्वारा कहीं उसके किसी काम में अड़चन ना डाली जाए। इन सब के लिए पूरा एक टेक्निकली डिजिटली उन्होंने सिस्टम डेवलप किया है। उसका अलग अलग एक उसकी है, पूरा एक विभाग उसके लिए बनाया है और पहले विभागीय स्तर पर, फिर जनपद स्तर पर, फिर उसके जो 2 अलग से उन्होंने सीईओ अपॉइंट किए हैं, उसके बाद वहां से चेन होते हुए वो चीफ सेक्रेटरी तक जाएगी ताकि जो इन्वेस्टर आएगा उसको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। और उसी का एक आज जो सबसे बड़ा कारण है जो इस समय इन्वेस्टर आया है उसका सबसे बड़ा कारण एक यही है कि हमने ये माहौल देने का, मैं इसको किसी को अतिशयोक्ति लग सकता है क्योंकि मैं सरकार का मंत्री हूं कि मैं मंत्री के नाते सरकार की तारीफ करना, सरकार की प्रशंसा करना ये मेरा दायित्व बनता है। लेकिन मैं आप सबको खुले मन से कहता हूं, जितने आपके लोग लखनऊ में रहते हो, जितने लखनऊ के आसपास रहते हुए, जिन लोगों ने भी इन्वेस्टर समिट में पार्टिसिपेट किया हो, उन सबसे आप किसी से भी चर्चा करके देखिएगा कि कोई आपको ये कहने वाला नहीं मिलेगा कि इन्वेस्टर समिट में किसी ने किसी के साथ एक शब्द तेज आवाज में भी बोला। मैं आपको एक उदाहरण देकर के कहता हूं, चूंकि जो लोग आए थे वो बड़े बड़े उद्योगपति थे, बड़े बड़े स्टार्टअप को चलाने वाले लोग थे, कुछ ऐसे लोग थे जो 25-50 हजार करोड़ का स्टार्टअप चलाते हैं। और हम लोगों ने एक टेंट सिटी बनाया था, वो टेंट सिटी में रहना उन्होंने पसंद किया अपना होटल छोड़ करके। तो मैं गया रात को मिलने 2-4 इन्वेस्टर से ऐसे ही, तो मैंने कहा कोई दिक्कत कोई परेशानी, बोले नहीं। और उस पूरे सिस्टम को कि उनको हम कैसे फैसिलिटेट कर सके, उनकी कैसे हम और बहुत अच्छी, क्योंकि हमारे मेहमान थे और उनको कैसे बहुत अच्छे से उनको आतिथ्य प्रदान कर सके, उसमें लगभग 1200 के करीब हम लोगों ने एक लेवल के अपने संपर्क अधिकारियों को उनके साथ डिप्यूट किया। पुलिस सिस्टम से अलग एक ऑफिसर रैंक के अधिकारी को लगाया गया। तो जब हमने फीडबैक लिया तो उनका ये फीडबैक था कि नहीं, ऐसा लग रहा है कि जैसे आप हमको पता नहीं क्या अतिथि सत्कार दे रहे हैं कि हमारे पास लाइजन अफसर हमारा 8 बजे पहुंच जाता है, जिस कांस्टेबल की है, जिस पुलिस सिस्टम की आपने ड्यूटी लगाई है वो भी 8 बजे आ जाता है। बोले सर हम आ गए, कल चलना। और मैं एक बड़ा अनुभव आपको बताता हूँ, विदेश के 2 लोग थे, सिंगापुर, शायद आप सिंगापुर वाले टूर में गई थी, सिंगापुर के 2 लोग थे, तो वो एक रास्ता भटक गए कहीं उसी इन्वेस्टर समिट में। तो हमने उनसे बाद में पूछा कि, तो बोले वो पहली बार बोले, तो बाद में जब इंट्रोडक्शन हुआ तो वो एक एसडीएम थे। उन्होंने कहा कि साहब, हमने पूछा कि ये कहाँ जाएगा, उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने हमें रास्ता नहीं बताया, उन्होंने हमें स्वयं एक कार्ड पे बैठा करके हमारे जहां हमारा गंतव्य था वहां तक वो छोड़ के आए। इस लेवल का आतिथ्य सत्कार हमने अपने आने वाले मेहमानों को, चाहे वो देश का था विदेश का था, किसी भी रूप में था, जो हमारे यहाँ निवेश करेगा उसको हमने प्रदान किया। और ये सब कुछ तभी संभव हो पाया जब हम लोगों ने एक अच्छी व्यवस्था उन लोगों को देने का प्रयास किया। इस पूरे
इन्वेस्टर समिट को लेकर के जो माहौल बना, उसमें मैं कहूं कि सिर्फ सरकार की भूमिका है नहीं, उसमें पूरी सरकार की भूमिका है, पूरे ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम की सरकार, पूरे पॉलिटिकल सिस्टम की, उस सबसे भी ज्यादा इस पूरे सिस्टम में जो थिंक टैंक बनाए गए थे, जिनके साथ चर्चा होनी थी, जिनके टेक्निकल सेशन में जिनके सब्जेक्ट पे चर्चा होनी थी, उन सब के साथ बहुत से शिक्षाविद, बहुत से नौजवान जो स्टार्टअप चलाते हैं, एक बहुत बड़ा एक ग्रुप बना करके उन सबका सहयोग लेकर के इसको एक बहुत अच्छा करने का एक काम किया गया था। और इस पूरी प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश की छवि में एक सकारात्मक परिवर्तन आया। देश के प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो तुरंत डिसीजन लेने की जो प्रक्रिया है, उसके कारण लोगों में एक विश्वास जगा है। और उस सबके विश्वास जगने का ही कारण है कि 17 के आज के बाद, जैसा मैंने पहले भी चर्चा की, कि आज अब हमारा जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंकिंग है वो टॉप अचीवर स्टेट में, और जो विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक की सुलभता की रैंकिंग में अचीवर स्टेट के रूप में, और एक्सपोर्ट प्रिपरेशन इंडेक्स और स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी हम लोग लीडर स्टेट के रूप में पूरे उस सिस्टम में आते हैं। तो ये एकदम एक दिन में बनने वाली छवि नहीं है। और इस प्रदेश को की छवि, जिसकी छवि एक बीमारू राज्य की हो, जिसकी छवि एक माफिया प्रदेश की हो, जिसकी छवि एक अपहरण उद्योग वाले प्रदेश की हो, उसको बदलने का काम यदि किसी ने किया है तो वो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय और जो देश के अंदर रोड शो हुए, उसमें पूरी मंत्री परिषद के दोनों माननीय डिप्टी सीएम माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय ब्रजेश पाठक जी, हमारे कई कैबिनेट मिनिस्टर ब्रजेश पाठक जी, अरविंद शर्मा जी, सुरेश खन्ना जी, नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी, स्वतंत्र जी, जयवीर सिंह जी, अनेक कैबिनेट के लोग, उन्होंने बहुत सारे वो किया। और हम लोगों ने यदि इनकी आतिथ्य सत्कार की बात आपको बताऊं तो पूरे समिट के लिए 48 प्रीमियम होटल्स में 1200 से अधिक कक्षों को हमने आरक्षित किया था, और उनके आतिथ्य में हमने कोई भी कमी किसी प्रकार की नहीं छोड़ी। लेकिन आज चूंकि अब ये इतना बड़ा प्रदेश में इवेंट हुआ है, हमारे पूरे प्रत्येक जनपद में इसकी चर्चा हो, प्रत्येक जनपद में को भी, हर जनपद को उसकी डिटेल है, मैं आपके साथ शेयर इसलिए नहीं कर रहा हूं कि वो आपको प्रेस नोट में हमारे अधिकारीगण उपलब्ध करा देंगे। जो बहुत खुशी की बात है, हमारे जो 8 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आकांक्षात्मक जनपद हैं, उन सब में भी चंदौली है, सिद्धार्थनगर है, बलरामपुर है, फतेहपुर है, सोनभद्र है, चित्रकूट है, श्रावस्ती है, बहराइच है, ये सब अभी तक विकसित जनपदों की श्रेणी में नहीं आते थे। इनके अंदर भी एक पर्याप्त मात्रा में निवेश के एमओयू उन जनपदों के लिए साइन हुए हैं। और इस पूरे को अगर मैं देखूं तो मैं आखिर में फिर यही कहना चाहूंगा कि हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि जब पूरे देश की पॉपुलेशन की बात करते हैं तो उसमें 16 से 17% का पॉपुलेशन शेयर उत्तर प्रदेश का है, और उस शेयर के हिसाब से हम लोग बड़े स्टेट में, नंबर 1 स्टेट में हम काउंट होते हैं। तो जैसा मैंने पहले कहा कि न्यू इंडियाज का न्यू ग्रोथ इंजन, इस इन्वेस्टर समिट को हमने जो नाम दिया था, और देश के प्रधानमंत्री का जो सपना है कि हम देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, उसी के नाते प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अपने स्टेट की इकोनॉमी को भी $1 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य लिया है। और उस लक्ष्य को साकार करने का यदि सबसे बड़ा जिम्मा है, वो चूंकि पूरे इन्वेस्टमेंट का 26% गौतम बुद्ध नगर में इन्वेस्ट होना है, मेरी सबसे, आप सबके माध्यम से भी ये है कि हम सब लोग उनको एक आतिथ्य जैसा हमने लखनऊ में उनको दिया, हम नोएडा में जब वो लोग आएंगे, ग्रेटर नोएडा में आएंगे, यमुना अथॉरिटी में आएंगे, गौतम बुद्ध नगर में आएंगे, हम सब उनको मिल करके, क्योंकि आप सब भी एक टीम रूप में हमारे साथ काम करते रहेंगे। और उसी प्रकार जैसे यूपी इंडिया का नया ग्रोथ इंजन है, उत्तर प्रदेश का नया ग्रोथ इंजन नोएडा बनेगा, ऐसी उम्मीद और भावनाओं के साथ मैं आप सबके बीच आज ये बातें साझा करने आया था। मुझे अपनी ओर से इतना ही कहना था। शेष आपके जो प्रश्न हो उनका स्वागत। मंत्री जी, बहुत ही अच्छा काम किया गया इन्वेस्टर समिट में। जो एक कहावत है कि पहले हमें अपने को संतुष्ट करना चाहिए, फिर हम बाहरी को संतुष्ट करेंगे। गौतम बुद्ध नगर में ऐसे ही बहुत सारी इंडस्ट्री रहती हैं, और हर 2 महीने 1 महीने को उद्योग बंधु की बैठक होती है। उद्योग बंधु में जितने भी लोग आते हैं वो उन्हीं समस्याओं को बार बार रिपीट कराते हैं कि वहाँ पे ना तो बिजली की व्यवस्था, लाइट डलती है, बारिश के मौसम में पूरा पानी उनकी फैक्ट्रियों में भरता है, बसों को जाने के लिए पूरी सड़कें खराब है जो उनके माल आते हैं। तो जब हम अपने ही लोगों को भी संतुष्ट नहीं कर पाए तो बाहरी लोगों को किस प्रकार संतुष्ट कर पाएंगे? आप सब थे जब मैं प्रभारी मंत्री के रूप में पहली बैठक और पहली प्रेस मैंने की थी।
जहां तक उद्योग बंधु की बैठक की बात की, तो इस इन्वेस्टर समिट के बाद पहली मंत्रिपरिषद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया, जो हम 3 महीने में करते थे अब उसको हर माह करेंगे। जहां तक आपने सुविधाओं की बात की, मैं बड़े विश्वास के साथ कहता हूं कि मैं किसी के अंदर कमी निकालने में कम विश्वास रखता हूं। मैं अपने आप से अपनी पूरी टीम को साथ लेकर के कितना अच्छा कर सकता हूं, मैं इसमें विश्वास रखता हूं। क्योंकि आपका प्रश्न मूलभूत सुविधाओं जो हमको देनी है एक इन्वेस्टर को और एक उद्योगपति को, उससे जुड़ा हुआ है। मेरी ये दूसरी ही बार आना हुआ है। मैं अब मेरा सत्र है, कल से हमारा विधानसभा का बजट अधिवेशन शुरू होने वाला है, 10 मार्च तक वो चलेगा। 10 से 15 मार्च के बीच में मैं दोबारा अपने अधिकारियों के साथ, चूंकि वो जो आपने सुविधाओं का मुद्दा उठाया वो अथॉरिटीज से जुड़ा हुआ है। अभी चूंकि मैं पहली एक इंट्रोडक्टरी मीटिंग ही करने आया था 5-7 दिन पहले, मैं अगली बार आऊंगा अपने अथॉरिटीज के अधिकारी के साथ बैठूंगा। मैं बड़े विश्वास के साथ आपको कहता हूं कि इस संसार के अंदर कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है, बस केवल उसको एक सकारात्मक सोच के साथ करने का प्रश्न उठता है। हम पूरी टीम के साथ उस सकारात्मक सोच के साथ काम करेंगे और मैं बड़े विश्वास के साथ कहता हूं कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी यानी कंप्लीट गौतम बुद्ध नगर, उसकी कंप्लीट ब्यूरोक्रेटिक टीम, उसकी अथॉरिटी टीम और टोटल हमारा पॉलिटिकल सिस्टम, हम ये दिखाएंगे करके कि हमें जो 26% मिला है उस 26% को हम अचीव भी करेंगे और जितनी मैक्सिमम सुविधाएं सरकार के माध्यम से हम दे सकते हैं उन सबको, जो अभी तक नहीं दी गई, उनको दुरुस्त करते हुए हम उनको सब प्रयास करेंगे। मंत्री जी, एक सवाल और है मेरा कि प्राधिकरण के अंदर एक बहुत अच्छा किया गया है, दलाल प्रवृत्ति के लोग जाया करते थे, एक टोकन सिस्टम बन गया है। लेकिन दूर से मैंने कई अपनी आंखों से देखा है कि जो उद्योगपति है जिनकी 65 की प्लस उम्र होगी, दूर से आते हैं, पास बन जाता है, लेकिन अधिकारी लोग कुर्सी पर नहीं बैठ पाते। एक वक्त मीटिंग हो रही है, इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? एक बार दोबारा अधिकारी लोगों से जब मिलने के लिए अंदर जाते हैं, 10 से 12 का 2 बजे का टाइम है, तो हम काफी लोग खड़े रहते हैं और वहाँ देखते हैं कि मीटिंगें चल रही है, तो उस विषय में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, क्या है कि एक सिस्टम में मैं ये कहूं कि मीटिंग्स नहीं होंगी तो बिना मीटिंग्स के भी काम नहीं चलेगा। इम्प्लीमेंटेशन भी तभी होगा जब लखनऊ से एक चीज आएगी, हमारी सीईओ के पास आई, सीईओ को डिप्यूट करेंगे, सीईओ के बाद जो भी हायरार्की है उस पर नीचे तक वो चीज जाएगी। लेकिन जहां तक आपने ये कहा है कि टोकन सिस्टम एक अच्छे काम की आपने तारीफ भी की है, आपने एक अच्छे काम की तारीफ भी की, तो जब हम किसी खराब सिस्टम को अच्छे की तरफ ले जाने का प्रयास करते हैं तो उसमें कुछ कमियां आती हैं, प्रारंभिक अवस्था में कुछ कमियां आती हैं। आपने सूचना दे करके मुझे इसकी ओर इंगित किया है, मैं अपने अधिकारियों से चर्चा करके इस समस्या का भी निदान। एक मेरा प्रश्न और है, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो वहाँ पर सुरक्षा गार्ड है, जो उद्योगपति होते हैं, उनके साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार करें, इस तरह से ना करें कि उनको बड़ा ठेस लगती है कि 1-2 करोड़ का 4 करोड़ का आदमी जा रहा है, निकलिए, इस तरह से करते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ विनती है कि इस तरह का व्यवहार। आप निश्चिंत रहिए, मैंने अभी आपके साथ चर्चा की कि शायद कई हजार कांस्टेबल हमने इन्वेस्टर समिट में डिप्यूट किए थे, कई हजार। एक भी कांस्टेबल तक के व्यवहार की किसी भी आगंतुक ने शिकायत नहीं की। मैंने आपसे पहले भी कहा, एक खराब सिस्टम को अच्छा करने में थोड़ा सा समय लगता है, ये बात तो ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। मैं अपने अधिकारी से बात करके इसको भी दूर करूंगा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका साथ सहयोग सब इसी प्रकार मिलता रहेगा और फिर से उत्तर प्रदेश को एक नई दिशा की ओर ले जाने का हम सब मिलकर के प्रयास करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। One of the fastest growing Indian states, UP ranks high in ease of doing business with zero tolerance policy against crime and corruption. Known for its cultural vibrance, value system and 250 million populace, UP is not to do business. A number of sector-specific industrial parks are being developed. Blessed with natural resources, fertile land and perennial rivers, the state offers tremendous opportunities in agro, food processing, dairy and textiles manufacturing sectors. With 96 lakh MSMEs, Uttar Pradesh is Digital India's biggest hub of mobile manufacturing, an emerging data center hub, farmer and educational hub. यूपी में जिस प्रकार कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरी है, उसे व्यापारियों का भरोसा लौटा है, बिजनेस के लिए सही माहौल बना है। बीते वर्षों में
यहाँ की प्रशासनिक क्षमता और गवर्नेंस में भी सुधार आया है। Inspired by PM's Vocal for Local movement, UP is high on promoting indigenous products under One District, One Product project. Our defense corridor is helping India become Atmanirbhar in the defense sector. The state is a haven for cultural, spiritual, and eco-tourism businesses too. Overcoming the challenge of being landlocked, UP's dedicated freight corridors, inland waterways, expressways, and airports provide quick, cost-effective, multimodal logistics solutions for the movement of manufactured goods around the global market. World-class, power-rich infrastructure with 9 operational and 10 upcoming airports, 4-lane interstate highways, and a futuristic rapid rail transport system shall make every nook and corner of the state easily accessible for the world, thus opening up entire state for investment, including the Purvanchal and Bundelkhand areas. To ensure an investor-friendly ecosystem based on transparency and trust, the government of Uttar Pradesh has come up with Invest UP 2.0, a comprehensive investor services framework under which a single-window MOU monitoring portal, Nivesh Saarathi, has been developed to provide one-stop solutions for investors. The state government has formulated new Industrial Investment and Employment Promotion Policy 2022 and more than 25 sectoral policies to attract investments in various focus sectors. Catapult the state towards becoming a $1 trillion economy, we followed a global to local approach. After thorough consultation with all stakeholders, the newly formed policies were showcased internationally, then nationally, and then to the existing domestic investors within UP, generating immense global investor interest. Today, the Uttar Pradesh Global Investors Summit 2023 brings together policymakers, corporate leaders, business delegations, academia, think tanks, and leaders from across the globe to collectively explore business opportunities and forge global investment ties in Uttar Pradesh. Opportunities shall also spike employment opportunities for the state's young and skilled workforce. As India enters its Amrit Kaal, the golden period of independence, the government of Uttar Pradesh, under the guidance of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, ensures you all of the most conducive business environment and a vibrant ecosystem for sustainable growth that shall play a pivotal role in India's journey to become a $5 trillion economy. Come aboard on our global takeoff to become the most favored business destination. उत्तर प्रदेश पूर्वी भारत का ही नहीं बल्कि पूरे देश का ग्रोथ इंजन बन सकता है। Uttar Pradesh, New India's growth engine.